रहा। 4 दिन पहले पटना में मीटिंग हुआ था, महागठबंधन जिसको नाम दिया गया था, तमाम विपक्षी दल वहां पर थे और लगभग भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सब अपने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए महागठबंधन कर रहे हैं। क्या लगता है कि ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री की रेस में है? ऑल इंडिया पार्टी तो है ही नहीं ममता बनर्जी जी की, वो उनको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जितने बैठे थे, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, पंचर घोटाला, तो अभी क्या है ना कि जितने भी दुखी आत्मा हैं सब एक हो गए हैं। और यही 9 साल पहले चले जाइए, ये सब एक दूसरे को गाली देते थे जो आज एक मंच पर बैठे हुए हैं। आज एक प्लेटफॉर्म जो शेयर कर रहे हैं, सब एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और आज सबको मजबूरी में एक साथ आना पड़ रहा है। पर बात ऐसी है कि ये जो साथ में बैठ रहे हैं, इनको पहले बताना पड़ेगा कि ये हजारों घोटाले का, करोड़ों करोड़ों घोटाले का उसके काफी क्लोज है। और मैं व्यक्तिगत तरीके से कभी भी देखी नहीं हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने हमेशा अपने आप को 2018 से लेकर के 2023 तक मैंने अपने आप को भाजपा का एक छोटा कर्मी समझा है। मुझे नेता बनाने का जो ये कोशिश चल रहा है, तो मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। मैं आभारी हूँ ऐसे ऐसे लोगों की जो महिलाओं को अपने न्यूज के माध्यम से नंगा करते हैं और तृणमूल के नेता भी हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आभार प्रकट करती हूँ जिनकी सरकार में महिला चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी महिलाओं को अपने चैनल के माध्यम से नंगा किया जाता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, सत्य एक ऐसी चीज है ना जो सामने आकर रहती है। ये जो उलझन है ना, ये 2018 से मैं सॉल्व करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब मुझे ये मैंने ये कर लिया। कल रात इसको मैंने कर लिया। जिस शख्स ने मेरे ऊपर कंप्लेन करके मुझे अरेस्ट करवाया था 2 साल पहले, उस शख्स ने ज्योति प्रिया मलिक के अगेंस्ट में नहीं भी मोर देन 1 लाख कंप्लेन लेटर एक्सटॉर्शन का दिया है। इवन आई हैव प्रूफ। अभी वही सेम आदमी मुझे भी कहता है, मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाता है। वही सेम आदमी बहुत सारे बीजेपी के नेताओं और बहुत सारे टीएमसी के काउंसिलर नेताओं के ऊपर भी वही सेम आदमी एलिगेशन लगाया है। वो सेम आदमी जिसने मेरे ऊपर कंप्लेन किया था और पुलिस इतनी उत्तेजित होकर के मेरे को डिटेन की थी 2 साल पहले, वो आदमी खुद जेल खटा हुआ आसामी है और 12 एब्सकॉन्डेड केस का आसामी है। ये जो षड्यंत्र हो रहा है ना, ये बेसिकली पर्टिकुलरली बीजेपी और टीएमसी के लिए नहीं हो रहा है। इनका जो मेन मुख है वो है कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए जावेद अहमद खान, जो अपने बेटे को मेयर बनाना चाहते हैं। और जो भी इस बीच में आता है, चाहे वो तृणमूल का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको वो खत्म करने के लिए अपनी हदों को क्रॉस करने में बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं। देखिए, जब फैज अहमद खान जब अपने इलेक्शन को जीता था और भारी मात्रा वोट से जीता था, पर उसको एमआईसी नहीं दिया गया था, तो आपस में इनके बहुत हलचल पैदा हुई थी। उस हलचल के कुछ प्रूफ हैं, कुछ तथ्य हैं जो मैं आने वाले वक्त में जरूर सामने में मीडिया के रखूंगी और बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखूंगी। कुछ ऐसे तथ्य हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री हैं मुसलमान, जिन्होंने हालिया में 22 साल की एक लड़की से शादी किया है और जिनकी उम्र 70 से ऊपर है। इस तथ्य का भी पुष्टिकरण मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जल्दी ही करूंगी। देखिए, कौन मुझे 60 साल का बोलता है, कौन मुझे 70 साल का बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कहता है कि ये नाचती है, गाती है, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई, डांस करना आता है, करेंगे ना। आप अपने घर में अपने बच्चों की, भाई बहनों की शादी में बुलाइएगा, भांगड़ा होगा, हम लोग पठानी है, कर ही देंगे। इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी बात इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता? मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटी
कर्मी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, पर ऐसा कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि तृणमूल कांग्रेस में बैठे हुए जो मुसलमान नेता और मंत्री हैं उनको मैं जरूर कॉम्पिटिटर दिखाई दे रही हूँ। उनको ऐसा फील हो रहा है कि 12 साल की मेरी राजनीति में सिर्फ मात्र एक एफआईआर और मात्र मेरे ऊपर 6 लाख का एलिगेशन, 12 साल की पॉलिटिकल करियर में, और आज जो इतने महान महान ईडी के सम्मान को पा रहे हैं और जेल खट रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे मलाइन किया जाए। कहीं ना मैं मुसलमान का फेस हो जाऊं, कहीं ना मुसलमान अल्लाह और मुल्ला के बीच में अल्लाह को खोज ले, कहीं ना मुसलमान कुरान और हदीस के बीच में सिर्फ कुरान को पसंद कर ले, कहीं ना मुसलमान अल्लाह के 30 पारे को पसंद कर ले और मुल्ला के फतवा को कैंसिल कर दे। इस चीज के लिए ये तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेता बेहद परेशान है। संदीप अग्रवाल आपके ऊपर मामला दर्ज किया था क्या? वो ज्योतिप्रिय मल्लिक के दबाव में किया हुआ था इन्होंने? नहीं, इन्होंने ज्योतिप्रिय मलिक के ऊपर भी हजारों केसेस करके रखे हुए हैं। आपने सुना ना, मैंने सुनाया ना। वो बोल रहे हैं, ये भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप फर्जी लॉयर हैं, ऐसा आरोप लगाया गया था इनके जो उदय चंद्र झा जिस वकील के बारे में बात कर रहे हैं ये ज्योतिप्रिय मलिक को लेकर के, वो बीजेपी के थे। वो ये जो पूरा षड्यंत्र है, चाहे ज्योतिप्रिय मलिक को टारगेट करना, चाहे आपके डायमंड हार्बर या आपके जितने भी बागुईहाटी अंचल में जितने काउंसलर पर टारगेट करना, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं मेरे। इस संदीप अग्रवाल ने ऑलमोस्ट तृणमूल कांग्रेस के 14-15 काउंसलर के ऊपर भी केस करके रखा है। इस संदीप अग्रवाल ने ज्योतिप्रिय मलिक के अगेंस्ट में नेशनल न्यूज पर बैठकर बोला है। इस संदीप अग्रवाल ने ज्योतिप्रिय मलिक को, क्योंकि उनको बालूदा बोला जाता है, तो इसने अपने फेसबुक पर और कई जगह लिखा है कि भालू। तो ये संदीप अग्रवाल हो या नासिर खान हो या ऐसे कितने भी गुंडे मवाली हैं, ये बेसिकली कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाले जा रहे हैं, जिनको यूज किया जाता है। अब आपको मैं दूसरा तथ्य एक क्लियर करती हूं। जो नासिर खान पार्क स्ट्रीट रेप केस में 10 साल जेल खटा, रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आया, आने के 1 साल के बाद वेस्टिन जैसे 7 स्टार होटल में आलीशान करोड़ों रुपए खर्च करके उसने शादी की। पैसा कहां से आया? भाई जनता तो पूछेगी ना कि पैसा कहां से आया। जेल के अंदर आप कोई कारोबार कर रहे थे, या जेल के अंदर आपको कोई पाल रहा था, या किसी बड़े मुसलमान नेता मंत्री का हाथ है आपके ऊपर? तो ऐसे कई गुंडा मवाली हैं जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पलते हैं। मैं एक और आपको बात बता देती हूं कि जो कोई भी कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुसलमान मंत्री के अगेंस्ट में एक वर्ड भी, उसके अत्याचार के अगेंस्ट में, उसके क्राइम के अगेंस्ट में एक वर्ड भी बोलेगा, उसका दशा सोच नहीं सकता है इंसान कि उसका दशा क्या होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी बंगाल में रूलिंग पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप पाकिस्तानी चैनल को ज्यादा फेवर करती है, कितना सच है इसमें? मैं पाकिस्तानी चैनल पर जरूर बैठती हूं, पर पाकिस्तानी चैनल को उनको उनकी औकात याद दिलाने के लिए। और पाकिस्तान में जो एक झूठी अफवाह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डिप्राइव किया जाता है, मेरे जितने भी कंटेंट हैं उसको बागौर अगर सुना जाएगा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई है। और मैंने अपने हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो क्राइम्स है और मुसलमान जो खुशहाल में है, दोनों तथ्यों को मैंने सामने रखा है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा स्पाई है जो हिंदुस्तान में बैठा है और पाकिस्तान में जाकर के ये बता रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुश नहीं हैं और डिप्राइव हो रहे हैं। तो मेरे जितने भी कंटेंट है, मेरे जितने भी न्यूज मैंने दिए हैं पाकिस्तान को, वो उस पर पूरा रिसर्च किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, इंक्वायरी बैठाई जा सकती है। आप मुस्लिम महिला है कहीं, इसी के लेके तो रूलिंग पार्टी की तरफ से आपके ऊपर इतना जो कंट्रोवर्सी किया जा रहा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मैदान छोड़ के भाग जाइए, क्योंकि आप अकेले मुस्लिम महिला है जो कि लगातार आप जो रूलिंग पार्टी है उन लोगों के ऊपर अपने बातों से और उनको जो भी उनका सवाल होता है आप खर्रे से जवाब दे रही है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। क्या ऐसा मुस्लिम होने के नाते आपके ऊपर ऐसा आपको भी किया जा रहा है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि श्रीमती ममता बनर्जी औरत है, महिला है,
पर इस महिला की सरकार में महिलाओं को सम्मान कभी नहीं मिला। कामदुनी को इंसाफ मिला। आप पार्क स्ट्रीट रेप में जो विक्टिम थी उसमें क्या कहा था हमारी श्रीमती ममता बनर्जी ने? साजानो घटना। इसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काकोली दस्तीधर ने कहा था कि पैसे का मैटर था, इसलिए उस औरत ने एफआईआर कर दिया। कालियागंज में रेप हुआ, महिला का विरोध किया, हमारे सीएम ने लव अफेयर और प्रेगनेंसी का एलिगेशन रख दिया एक छोटी सी बच्ची पर। हासकाली में रेप हुआ, हमारी महिला चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कह दिया कि लव अफेयर था, उनके पास व्हाट्सएप चिट चैट भी है। मैं जानना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या प्यार में किसी को बाजार में उतारा जाता है? लड़का और लड़की मोहब्बत कर ही सकते हैं, तो क्या वो मर्द बाजार में उतर करके उस लड़की को नंगा करेगा? और अगर ऐसा मर्द है इस दुनिया, इस भारत में मुसलमान मर्द, और ऐसा मर्द गली कूचों में रहता है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी मां को भी बेच के खाता होगा। क्योंकि अगर आप दूसरे के घर की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते, तो आप अपने घर की भी बेटी और बहू को इज्जत नहीं दे सकते। ये सरकार महिला विरोध करती है, ये सरकार महिलाओं से घिन करती है, ये सरकार तृणमूल कांग्रेस पार्टी महिलाओं से नफरत करती है। 3 तलाक जब मैं लड़ रही थी, तब क्या सीएम तब तो मैं टीएमसी में थी, तो क्या मुझे सपोर्ट मिला था टीएमसी का? मुझे यही इदरीस अली ने धंधाबाज औरत कहा था, मुझे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भरे बाजार में डिफेम किया था। हलाला के विरोध में कभी भी बात उठाया ममता बनर्जी ने? रेप विक्टिमाइज जितनी भी महिलाएं हैं, पॉक्सो में विक्टिमाइज जितनी भी बच्चियां हैं, क्या उसके पक्ष में कोई बात उठाया ममता बनर्जी ने? ये सरकार महिला विरोध सरकार चल रही है। ये सरकार मुसलमान महिलाओं से नफरत करती है। ये सरकार मुसलमान पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं को देखना पसंद नहीं करती है, और इसलिए अपने मुसलमान मंत्रियों को पीछे लगाती है, मलाइन करवाती है, नंगा करवाती है, ताकि मुस्लिम महिला शांत हो जाए। कोई भी बोलने वाली महिला जिसकी आवाज बुलंद है, जो शिक्षित है, वो चुप हो जाए। अभी आखिर क्या वजह थी कि जस्टिस अमृता सिन्हा को कड़े लफ्ज में कहना पड़ा कि यदि ऐसा रहा तो पंचायत इलेक्शन बंद होना चाहिए, जबकि पैरवी कर रहे जो वकील थे मिस्टर महतो, वो मिलॉर्ड लॉर्डशिप रिक्वेस्ट करते रह गए, उनकी कोई दलीलें काम नहीं है, लेकिन बहुत ही कड़ी फटकार राज्य सरकार को लगाई है पंचायत चुनाव को लेकर। इसको आप क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ श्रीमती ममता बनर्जी से कि उनके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कानून से ही इंसाफ मांगेंगी ना? अगर कोई ऐसी घटना और दुर्घटना हो जाती है तो वो कानून से इंसाफ मांगेंगी ना? आज पंचायत इलेक्शन में गांव ग्राम में हम लोग तो जीरो ग्राउंड में रहते हैं, उन घरों में जाकर के देखिए जिनका सिंदूर उजड़ गया, जिन बच्चों के सर से बाप का साया निकल गया। क्या आपकी सरकार है भाई? आपको ये जनता जिता कर लेकर आई है, और मुसलमान तो एक पक्ष में आपके कम से कम मुसलमान मर्द तो एक पक्ष में आपके साथ है, इस सरकार के साथ है। महिलाएं फिर भी विरोधिता में उतर रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, लेकिन मुसलमान मर्द नहीं उतर रहे हैं। कुछ है, मैं कहूंगी कि अगर 1 लाख मुसलमान मर्द है तो शायद 10 आ रहा है, लेकिन अगर 1 लाख मुसलमान महिलाएं हैं तो उसमें से 90,000 जो है वो हमारे साथ है, मेरे साथ है, नाजिया के साथ है। तो उन घरों में जाकर देखिए जो शमशान घाट बन गया, उस ग्राम को जाकर देखिए जो शमशान घाट बन गया, उस मुस्लिम पाड़ा को जाकर देखिए जो कब्रिस्तान बन गया। तो क्या जस्टिस को आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए? क्यों निकलना था इतना बम और गोली? क्यों तृणमूल के नेताओं के पॉकेट से बंदूक और गोली निकला? क्यों तृणमूल कांग्रेस के गाड़ी से बम निकला? क्यों तृणमूल कांग्रेस के घर से बम निकला? क्यों? क्या जरूरत थी? आपको जनता पे भरोसा होना चाहिए था, जनता आपको वोट देती। पहली बार हुआ 14 साल में कि पहली बार खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। क्या उनको हारने का डर सता रहा था? देखिए, हम लोगों को याद है 2021 में भी उनके पैर में चोट आई थी और वो व्हील चेयर पर बैठी थी, और पंचायत को डगमगाता देख करके शायद फिर ममता दीदी का पैर लड़खड़ा गया। और मुझे अफसोस है, क्योंकि देखिए भारत के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, और जब तक श्रीमती ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं तब तक मुझे उनको मान, आदर और सम्मान देना ये मेरा कर्तव्य है। मुझे अफसोस है उनके लिए, उनकी उम्र ज्यादा है, चोट आ गई है, पर व्हील चेयर पर वो एक बार और पंचायत में इलेक्शन में
लफ्ज इलेक्शन में बैठ गई हैं। अब बात ये आती है कि जब जनता आपके साथ है, हर एक मिचल मीटिंग में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहती हैं कि जनता आपके साथ है, तो फिर इतना बड़ा निर्णय लेने की जरूरत मुझे समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं ये जो आपका 2.0 भारत जोड़ो यात्रा का आया था, नोबो जुआर यात्रा, साउंड भी सिमिलर करता है, उसमें भाईपो को यह समझ में आ गया था कि ये तो अब हमसे निकलेगा, क्योंकि पब्लिक नाराज है, पब्लिक को तकलीफ है, पब्लिक को नाराजगी है, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ के बारे में अपनी स्पीच में रखा। कहाँ है 23,000 करोड़? कहाँ, क्यों नहीं पहुंचा पब्लिक के पास? क्यों ग्राम एरिया इतना खराब है? क्यों सड़कों का काम नहीं हुआ? क्यों सारी योजनाएं गांव खेड़ों में नहीं पहुंची, रूरल एरिया में नहीं पहुंची? ये 23,000 करोड़ का कुछ पक्ष, कुछ अंत हम लोगों को सिर्फ अर्पिता के घर से मिला है। अभी जितने जितने अंदर जाएंगे ना, उनके घर से मिलेगा, जितने जितने अंदर जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल, अभिषेक बनर्जी क्या है जो 4,225 पुलिस वालों को लेके चलते हैं? क्या है? जनता से डरते हैं, इसलिए लेकर चलते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए। जनता का चुराया है ना उन्होंने, हमें तो डर नहीं लगता। आज जो आपका सबसे पहला प्रश्न था कि आपको लेकर के इतना कुछ हो रहा है, मैं अकेले चलती हूँ, हर जगह मैं अकेले चलती हूँ, हर जगह मैं अकेले आती और जाती हूँ। एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, और मुझे अपनी जनता पर, अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि अगर बीच बाजार कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मेरी जनता, मुझे चाहने वाले मुझे जरूर बचाएंगे, ये मैं जानती हूँ। शायद अभिषेक बनर्जी को ऐसा फील होता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो जनता उनको नहीं बचाएगी। आज सुबह सुबह सयानी घोष को ईडी का नोटिस मिला हुआ है। 11 बजे शुक्रवार को ईडी ने उनको ऑफिस में बुलाया हुआ है। क्या कहेंगे? उनको शिक्षा से जुड़ी कुछ घोटाले की खबर ऐसे ईडी को लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस? अब देखिए भाई, हठात करके बड़ा पद, हठात करके लग्जेरियस लाइफ, और जितनी उनकी अच्छी बाउंडिंग कुंतल से देखी गई है, और युवा में जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, युवा सेल वाले टीएमसी के, उनसे काफी अच्छी बाउंडिंग देखी गई है। तो ये तो देखिए सब जुडिशियल मैटर है। मैं तो जाहिलों की तरह सब जुडिशियल मैटर को मैं बिल्कुल भी मीडिया ट्रायल करना नहीं चाहूंगी। ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ईडी को थोड़ा सा और एनर्जेटिक होने की जरूरत है, थोड़ा सा और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी मुसलमान नेता और मंत्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया का दौड़ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दुबई का दौड़ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना ऐसा हो कि जब तक ईडी पहुंचे तब तक सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाए पश्चिम बंगाल से। तो कुछ ईडी और सीबीआई को ऐसे तथ्य लेकर के हाईकोर्ट से परमिशन लेने चाहिए कि एक एक दिन में 10-10 घरों पर छापा मारना चाहिए, एक एक दिन में 20-20 मंत्रियों के घर पर छापा मारना चाहिए। क्योंकि अगर और डिले हुआ तो ये जो इतने जो आना जाना ऑस्ट्रेलिया और दुबई चल रहा है, ये कहीं ना हाथ से सब कुछ निकल जाए, और जनता जो है वो अपने न्याय के आसरा में बैठी रह जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके ईडी से गुजारिश करूंगी कि जितने भी मैटर राइजिंग ऑफ असेट्स पर, जितने भी मैटर इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर, जितने भी मैटर्स जो भी नेता और मिनिस्टर्स पर तृणमूल के हैं, उसमें थोड़ी सी तेजी लाई जाए। और अगर अरेस्ट नहीं करना है तो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का जो एक प्रोसेस है उसको इमीडिएट स्टार्ट किया जाए। और अगर कोई 5 बार 6 बार सम्मन को इग्नोर कर रहा है तो डायरेक्ट अरेस्ट करने का तो एक मतलब प्रपोजल रहता ही है। आज मुझे थाना से ही अगर 41 का नोटिस आता है
और मैं इग्नोर करती हूँ। तो मुझे आप एक नॉर्मल रिपोर्टर है, मैं चलिए भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी भी अगर उसको इग्नोर करता है तो पुलिस दूसरे दिन रेड कर देती है कि 41 के नोटिस पे आया क्यों नहीं। तो ईडी जैसे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को इतना समय लगाना नहीं चाहिए। जितना मैं कानून सीखी हूँ, जितना मैं कानून को समझती हूँ, और इसी एक तथ्य पर आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट में बोला गया है कि इस मैटर को, अनुरूपा पोद्दार के मैटर को 4 महीने में खत्म करना है। हाईकोर्ट ने झाड़ करके बोला है। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूं ईडी और सीबीआई को, एनआईए को, एनएसए को, क्योंकि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड मेरे बहुत सारे मैटर जो है वो एनआईए और एनएसए को भी गए हैं, क्योंकि खालपाड़ा और मजदूरपाड़ा में कौन लोग रहते हैं, आखिर श्रीमती ममता बनर्जी को रोहिंग्या मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है, आखिर श्रीमती ममता बनर्जी को बांग्लादेशी मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है, हम जैसे मुसलमानों से मोहब्बत क्यों नहीं है, आखिर एनआरसी और सीए का जो मीटिंग हुआ वो 1.5 साल कंटिन्यूड कस्बा में चला, पाक सर्कस मैदान में चला, ये पैसे कहां से आए, कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो ईद की नमाज में 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख खर्च करती है, ये पैसे कौन देता है, इस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री ने मुझे खुद आरटीआई का रिप्लाई दिया है कि वो कलकत्ता खिलाफत कमेटी को फंडिंग नहीं करता है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम कहां से? देखिए सवाल अनेक है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने एक चैप्टर ओपन किया है सबके काले करतूतों को सामने लाने का, उसमें ये बहुत छोटा आक्रमण है मेरे ऊपर, बहुत छोटा। मैं इससे बड़े बड़े चीजों के लिए मैं वेट में हूं अभी, और मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा मेरे कैरेक्टर को एसेसिनेट किया जाएगा। मैं जानती हूं कि मुझे, मेरे कैरेक्टर को, मेरी निजी जिंदगी को सबसे ज्यादा उछाला जाएगा। तो देखिए, अगर इंफॉर्मेशन मेरे घर का कोई उन तक पहुंचा रहा है तो जाहिर है कि उनके घर का भी तो कोई मेरे तक पहुंचाने वाला तो जरूर होगा ना। अगर वो मर्यादा को लांघने के लिए खड़े हो जा रहे हैं कि अब बहू बेटियों को नंगा करना है, तो जिनके घर में बहू बेटी हो उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूं कि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। 10 साल की राजनीति में मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। आज तत्काल में मेरे घर पे ईडी, सीबीआई, और अगर सेटिस्फैक्शन ना हो तो सीआईडी भेज दिया जाए। एक इंसान होता है जो बहुत कम रोजगार में बहुत अच्छे से मेंटेन करके जिंदगी जीता है। ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे पास 4 गाड़ी है, ना मेरे पास नौकर चाकर है, और ना ही मेरे पास बैंक बैलेंस है। इवन मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए एक मामूली सा 2000 का लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है। और अगर किसी के बाप के अंदर ताकत है तो प्रमाण कर दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग लूंगी। आप अकेले मुस्लिम महिला है जो लगातार रूलिंग पार्टी के सवालों का जवाब दे रही है और ताबड़तोड़ अटैक कर रही है, आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, मैं चाहती तो मैं हर एक मीडिया के सवाल पे मैं ये कह सकती थी कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं नहीं कह रही हूं ऐसा। मैं चाहती तो मैं कह सकती थी, मेरे हलक से कोई नहीं उगलवाएगा, लेकिन जितने भी तथ्य आएंगे, जितने भी सवालिया निशान खड़े होंगे, उसका रिप्लाई प्रमाण के साथ मेरे पास है, प्रमाण के साथ। और मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आज इन्हें बहुत तकलीफ होती है, रात में नींद नहीं आती है ईडी का सम्मन आने से, पर मैं सुकून से सोती हूं कि किसी भी वक्त कोई भी मेरे घर पर जांच पड़ताल के लिए आएगा, कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। बल्कि मैं तो कहूंगी कि भाई, जो तुमने ये जो इंटरोगेशन में जो उटंग पटंग किया है, तो दे के जाओ 2-4 हजार के, मैं किसी को बुला के सब कुछ सेट करवा दूं। तो मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, यूसीसी को लेके अभी तमाम तरह की अड़चने लग रही है। एक तरफ मोदी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, बंगाल का मुस्लिम समाज इसको कैसे देख रहा है? देखिए, मैं और मेरे से जुड़े हुए जितने भी मुसलमान हैं, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरे साथ 14,000 महिलाएं आई थी, 14,000 महिलाएं। मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, और मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 300 से ऊपर बस मेरे साथ आया था। तो वो 14,000 महिलाएं कहीं मुझे छोड़कर गई नहीं है। जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी ना, और सर से पानी ऊपर जाएगा, तो वो महिलाएं
आएंगी सामने में। अब आती है यूसीसी की बात। तो मैं जिन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बैठती हूँ, मैं जिन पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठती हूँ, जिनको कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खोल करके हराम का पैसा नहीं कमाना है, जिनको मजार से चंदा नहीं उठाना है, जिनको पीर बाबा बन करके फितरा और जक़ात से शीश महल नहीं बनाना है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद, जिनको फातिया का पैसा नहीं लेना है, जिनको अगरबत्ती जला करके पैसा नहीं लेना है, जिनको मुसाफा हाथ मिलाने का पैसा नहीं लेना है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जिनके मजार, जिनके आलिशान पीर बाबा और जिनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत प्रॉब्लम होगा। दूसरा मैं आपको जवाब दे देती हूं कि हर वो मर्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू करेगा, जो जेंडर इक्वालिटी पर बिलीव करता है, और हर वो मुसलमान मर्द यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा जो महिलाओं को सेक्स टॉय और अपने पैर की, मैंने आपको बता दिया। मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को। मेरे साथ जुड़े हुए जितने मुसलमान हैं, और वक्त आने पर ये रेड रोड जो भरता है ना, मैं महिलाओं से भर सकती हूँ, इतनी हिम्मत नाजिया रखती है। तो आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया। अच्छा, लास्ट सवाल एक है कि कस्बा और पार्क सर्कस में बहुत ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है। कारपोरेशन क्या इसको देख के न अंदाज कर रहा है, या ऊपर से इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, या जानबूझ के ऐसा कर रहा है? अरे भाई, यही तो मैंने करवाया था ना, यही तो मैंने हाई कोर्ट में केस करवाया था कि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जितने भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उस पर इंक्वायरी कीजिए। यही तो मैंने करवाया था। तो इसलिए तो मुझे मलाइन किया जा रहा है, इसलिए तो मेरे कपड़े खोले जा रहे हैं, इसलिए तो मुझे नंगा किया जा रहा है, ताकि मैं चुप हो जाऊं, मैं शर्म से बैठ जाऊं। लेकिन नाजिया इलाही खान को जब धमकी आती है ना रेप की, तो वो कहती है कि मार देना, छोड़ना मत, नहीं तो कानूनी दायरे में, कानूनी कार्रवाई में मैं हर एक स्टेप लूंगी। अगर मेरा रेप होगा ना, मुझे शर्म नहीं आएगी, इसलिए मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरा मर्डर करना पड़ेगा। ये टुच्चे 10 पैसे वाले काम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात में कितना सच्चाई है कि आपने करीब 100 से ज्यादा साइबर सेल में कंप्लेन दर्ज कराई है कि आपको बहुत ज्यादा विभिन्न तरह के आईडी से आपको टारगेट किया जा रहा है और आईडी को ब्लॉक कर दिया जा रहा है? डेफिनेटली मेरे पास प्रूफ है। मैंने साइबर सेल को लास्ट एक हफ्ते में अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल मैंने कंप्लेन लेटर्स भेजे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। अब स्टेट की पुलिस थोड़ी मुझे वैल्यू देगी। हाँ, अभी मेरी कोई गलती ना भी हो और किसी मंत्री का फोन आ जाएगा तो अरेस्ट करने आ जाएगी, भले ही मुझे 4 दिन के बाद बेल मिल जाए। लेकिन एक औरत को जो लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए, जो लीगल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिलेगी। जब कामदनी को नहीं मिला, कालियागंज की बेटी को नहीं मिला, हांसखाली की बेटी को नहीं मिला, पार्क स्ट्रीट के एक फॉरेनर को नहीं मिला, तो मुझे क्यों मिलेगा? मैं तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी कर रही हूँ। तो मतलब मुझे तो मलाइन करना तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेता मंत्री का फर्ज है, हक है, क्योंकि वो ये करेंगे नहीं तो मंत्री पद पर वो बैठे कैसे? सरकार अभी जाएगी 100 पे 2000% मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता नाराज है। और इसीलिए 14 साल के इतिहास को श्रीमती ममता बनर्जी ने तोड़ा है। दोबारा फिर से इलेक्शन में उनको व्हील चेयर पे बैठना पड़ा है, और दोबारा पंचायत इलेक्शन में खुद मुख्यमंत्री को फेस बन करके सामने आना पड़ा। इसका मतलब है कि एक साइलेंट उन्होंने एक वार्ता आप सबके लिए भेजा है कि उन्हें अपने भाईपों के नौबोजुआर यात्रा पर भरोसा नहीं रहा। 4 दिन पहले पटना में मीटिंग हुआ था, महागठबंधन जिसको नाम दिया गया था, तमाम विपक्षी दल वहां पर थे, और लगभग भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सब अपने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए महागठबंधन कर रहे हैं। क्या लगता है कि ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री की रेस में है? ऑल इंडिया पार्टी तो है ही नहीं ममता बनर्जी जी की, वो उनको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जितने बैठे थे, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, पंचर घोटाला, तो अभी क्या है ना कि जितने भी दुखी आत्मा हैं सब एक हो गए हैं। और यही 9 साल पहले चले जाइए, ये सब एक दूसरे को गाली देते थे, जो आज एक मंच पर बैठे हुए हैं, आज एक प्लेटफॉर्म जो शेयर कर रहे हैं, सब एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और आज सबको मजबूरी में एक साथ आना पड़ रहा है।